हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और आपका जो है डाइसेकेराइड्स वगैरह जो है क्या है, ऑलिगोसेकेराइड देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ही हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। क्या जैव अणु, इंग्लिश में बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है भैया बायो मॉलिक्यूल्स? बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैव अणु होता क्या है? विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को, पहले डेफिनेशन अच्छा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन सुनिए, फिर समझाते हैं एकदम इजी वे में, ठीक है। तो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न कराने वाले जटिल कार्बनिक एवं उच्च अणुभार वाले ऐसे अणु जिनमें एक साथ कई क्रियात्मक समूह संलग्न होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। अब इतना टफ डेफिनेशन क्यों सर? इजी बता देते हैं, चलो ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज, जैव प्रक्रियाएं, विभिन्न जैव प्रक्रियाएं, ह्यूमन बॉडीज हो गया, ठीक है। और आपका डियर स्टूडेंट हमारा एनिमल्स के बॉडी हो गए, ठीक है। तो विभिन्न पादप है, जंतु है, इन सब के बॉडी में बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। बहुत सारी हमारे अंदर में जो भी क्रियाएं होती है उनको हम लोग जैव रासायनिक प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है। बाहर में जो लेबोरेटरी में होता है सामान्य तौर पर होता है वो रासायनिक प्रक्रिया, बट हमारे बॉडी में होती है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे खाना का पचना, ठीक है। और जो हम लोग ले रहे हैं प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? वो जो लिया जा रहा है बॉडी के अंदर, इनहेल कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कोई कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स में है, कोई प्रोटीन के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारा विटामिन्स के फॉर्म में है। तो एक्चुअल में ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये है क्या? आपने कार्बोहाइड्रेट कभी देखा है? किस कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं? जस्ट लाइक सुक्रोज, एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसको देखिए, ये एक उच्च अणुभार वाला, इसका अणुभार निकाल के देखिएगा। उच्च अणुभार वाला सिंपल निकालना, 11 छक्के 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 16, इतना का मल्टीप्लाई कीजिए तो जो आएगा वो इसका अणुभार होगा। तो उच्च अणुभार वाले, समझ में आ रहा है। और कई क्रियात्मक समूह, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी क्रियात्मक समूह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखाएंगे। कम से कम 3 क्रियात्मक समूह निकल के ही आता है, कम से कम में। कौन सा? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सी, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक उच्च अणुभार वाले जो मनुष्य की, ठीक है, बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जैव अणु। एकदम सिंपल, लाइक एग्जांपल के थ्रू में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। अब मजे की बात, एक वर्ड यूज किया जाता है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। और आज ये प्रूफ भी हो चुका है कि जितने भी हमारे जीव हैं वह अजैविक चीजों से, ठीक है, बने हुए हैं और आज बनाया भी जा रहा है। मजे की बात, कार्बनिक यौगिकों से बनाया जा रहा है, मनुष्य यहाँ तक जो है जीव बना दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है कॉमन हो गया है डियर स्टूडेंट, आज हम उसी के बारे में उन्हीं को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको, मैं समझता हूँ जैव अणु क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस जैव अणु को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोस्टली 3 पार्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स और न्यूक्लिक अम्ल, वही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है क्या? ये देखो, नाम से समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, और हाइड्रेट हम किसको बोलते हैं? जल के अणु को क्या बोला जाता है? हाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन के हाइड्रेट को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रारंभिक ये सोच था कि कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। बाद में कंसेप्ट बदल गया, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ मैं 6 लगा देता हूँ, ठीक है, x y, ठीक है डियर। तो यदि मैं 6 लगाता हूँ, 6, तो ये हो जाएगा H2O 6। तो जैसे कि इसका ये क्या है? C6, 6 2 12 O 6। ये क्या है? या तो ग्लूकोज होगा
या तो आपका ग्लूकोज होगा या तो आपका फ्रक्टोज होगा। लैक्टोज हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज मान लो एक समान तरीके से। तो पहले प्रारंभिक दौर में कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा क्या बना कि कार्बन के हाइड्रेट को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन इसमें क्या गया, प्रॉब्लम आ गई। कैसे कर प्रॉब्लम आ गई, चलो बहुत सारे तो प्रूफ हो गया। जैसे कि हमारा C12 H2O12, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया नहीं, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो बहुत सारे इसमें प्रूफ हो गया, फिट बैठ गए कि चलो ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके मान लेते हैं, चलो ठीक। बट ऐसे भी कई है जो जिनका संरचना इससे मिलता है। इसमें मान रख वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दीजिए। 2 जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा H2O4, सॉरी 2, तो ये हो जाएगा C2 और मैं इसको लिख सकता हूँ H4O2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH। ये देखिए 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो क्या यह कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो आपकी फिर जो धारणा थी वो गलत हो गई। इसी प्रकार ये देखिए C6H12O5, ये क्या है, ये रैमनोज। क्या है, रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका फॉर्मूला इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। C6 है, ठीक है। H12 आप इसको करोगे H2O6 करोगे तो ये आपका मैच नहीं खा रहा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की धारणा यहाँ पर खत्म हो गई कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या मेरे भाई, तो ये बात बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें मुख्यतः हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के क्या होते हैं, समूह पाए जाते हैं। और जल में जैसे उनको जल में विलय किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, या बनाया जाता है, तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन और जो है हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, आराम से समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होता है। तो ये स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट तो आप समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट को सबसे जो ज्यादा जाना जाता है तो वो जाना जाता है हमारा सुक्रोज को ही हम मोस्टली देखो। कार्बोहाइड्रेट बहुत और भी है ना, सुक्रोज बस नहीं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन मोस्टली जो जाना जाता है वो सुक्रोज के नाम से। जैसे कि कोई चीज होता है स्पेशल, इसमें ढेर सारी चीजें होती है, लेकिन हम इस स्पेशल एक विशेष व्यक्ति के कारण उस चीज को, फील्ड को उसके जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें रहता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात कर दूं, माउंट एवरेस्ट पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा पर्वत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी और भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो सैकराइड है। आपका क्या है, सुक्रोज है। तो सुक्रोज को डियर स्टूडेंट शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्करा। इसको इंग्लिश में शुगर कहा जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैकराइड। क्या कहते हैं, सैकराइड। तो इस सैकराइड ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, सैकराइड। तो सैकराइड को फिर क्लासिफाइड किया गया है। अब यहीं से हमारा प्रारंभ होता है पढ़ाई, यहीं से मेन प्रारंभ होना है, ठीक है। सैकराइड को 3 भागों में बांटा जाता है। आराम से समझाता हूँ मैं। सैकराइड को 3 भागों में बांटा जाता है। मोनोसैकराइड, सैकराइड, ओलिगोसैकराइड और है हमारा क्या चीज, पॉलीसैकराइड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे सैकराइड या कार्बोहाइड्रेट, ऐसे सैकराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटित होने पर कार्बोहाइड्रेट्स के और अणु नहीं बनाते, और जिसमें केवल 6 कार्बन ही उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसे सैकराइड को हम लोग मोनोसैकराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। जैसे फ्रक्टोज, जैसे है राइबोज, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी मोनोसैकराइड है। क्यों? क्योंकि इन सभी का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6। अंतर क्या है फ्रक्टोज ग्लूकोज में, वो आगे हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। लेकिन इन सब का फॉर्मूला एक ही सूत्र से दिया जाता है। ये तो ये डियर स्टूडेंट क्या है,
6 है। देखिए कितना है 6। कार्बन की संख्या इसमें क्या होती है 6 होती है। और इसका जल अपघटन कराने पर यह जो है और हमें जो है क्या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे सकता इसका जल अपघटन कराने पर। तो वे सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या कहलाते हैं मोनोसेकेराइड का। इसमें समझ आएगा आपको, ठीक है। लगभग ऐसे जो है प्रकृति में इसकी संख्या याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रकृति में इसकी संख्या लगभग जो है 20 मानी गई है। कितना 20। ओके डियर। ऑलिगोसेकेराइड क्या होते हैं मेरे भाई? ऐसे सेकेराइड जो जल अपघटित होने पर 2 से 10 एकक इकाई बनाते हैं। 2 से 10 भागों में विभक्त हो जाते हैं जल अपघटित कराने पर, ठीक है। जल अपघटित कराने पर 2 से 10 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जहाँ कार्बन की संख्या 6 के मल्टीप्लाई में होता है, 6 का गुणज होता है और 6 से अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। देखना इधर, जैसे कि हमारा सुक्रोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है आपका, देखिए और बहुत सारे बताते हैं अभी आपको। सुक्रोज में क्या होता है C12H22O11 होता है डियर, ये फॉर्मूला है इसका मैं जल अपघटन कराऊंगा। तो जल अपघटन जब कराऊंगा तो ये क्या हो जाता है, अब देखिए ये टूट जाता है, इसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये क्या बना लेता है, एक बना लेता है ग्लूकोज और एक बना लेता है फ्रक्टोज। क्या बना लेता है फ्रक्टोज, ठीक है। इसी प्रकार ये मैं सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया था, इसी प्रकार जब मैं माल्टोज का जल अपघटन कराता हूँ, फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, C12H22O11। जब मैं माल्टोज का जल अपघटन कराता हूँ तो मुझे पुनः C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होता है। इसमें दोनों के दोनों क्या होता है ग्लूकोज होते हैं। तो माल्टोज का जल अपघटन कराने पर हमें ग्लूकोज का 2 अणु मिलता है, जबकि सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज मिलता है। समझ में आ रहा है? तो क्या रहा है इसमें, सबसे छोटा जो इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई सेकेराइड के सबसे छोटे इकाई में 6 कार्बन होते हैं, और वही सबसे छोटा इकाई को हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकेराइड ऐसे सेकेराइड जो जल अपघटित कराने पर 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5, 6, 7, 10 तक देता है, 10 तक, उन्हें हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और उनमें जो एकक इकाई की संख्या के आधार पर उन्हें फिर डिवाइड किया गया है। एकक इकाई की संख्या के आधार पर मतलब ये एक इकाई है, तो अगर 2 उत्पन्न होता है, एक ओलिगोसेकेराइड के जल अपघटन से 2 अगर मोनोसेकेराइड उत्पन्न होता है, 2 मोनोसेकेराइड उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइसेकेराइड। अगर एक ओलिगोसेकेराइड के जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड उत्पन्न होता है, मतलब 3 ठो ऐसा बनेगा, तब हम उसको बोलते हैं ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, ठीक है। तो डेकेनसेकेराइड तक चलता है, मतलब 10 ठो तक क्या रहता है हमारा ओलिगोसेकेराइड रहता है। दैट्स क्लियर, सबको अच्छे से एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं भैया हम पॉलीसेकेराइड की, किस चीज की, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है भाई, तो ऐसे सेकेराइड जिसके जल अपघटन से 10 से अधिक क्या प्राप्त होता है, मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। 10 से अबव 10, 10 से भी ज्यादा, ठीक है। तब उन सेकेराइड को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, ठीक है। 10 से भी ज्यादा, जैसे कि है स्टार्च, देखिएगा बताएंगे आपको, स्टार्च है, सोल्यूलोज है, ग्लाइकोजन, तो ये डियर स्टूडेंट हमारा है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब इस पॉलीसेकेराइड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भैया, कौन सा 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा होमोसेकेराइड और दूसरा है हेटेरोसेकेराइड। होमोसेकेराइड नाम से पता चल रहा होगा आपको, सेकेराइड, ठीक है, और हेटेरोसेकेराइड। तो होमोसेकेराइड किसे कहते हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड जिसके जल अपघटन पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ऐसे पॉलीसेकेराइड, होमोसेकेराइड किसे कहेंगे, ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनके जल अपघटन से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोसेकेराइड। तो ऐसे कौन है,
यही है, स्टार्च है, सोल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च है, सोल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है। ये सब के सभी क्या है, मोनोसेकेराइड बनाते हैं, जिसकी स्टार्च है। स्टार्च का जब जल गठन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। सोल्यूलोज का जल गठन कराओगे तो पूरा ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है मोनोहेमोसेकेराइड। हेक्टोकैरिया, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका जल गठन कराने पर एक से अधिक प्रकार के टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्टोसेकेराइड। जैसे कि है हेमी सोल्यूलोज है, ठीक है, आपका गोंद है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हेक्टोसेकेराइड है। दैट्स क्लियर, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर, वेरी गुड। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट टाइप, सेकेराइड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा अपचायक एवं अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी अपचायक और अनअपचायक सेकेराइड क्या है, ये सुनो। अपचायक और अनअपचायक सेकेराइड होता है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग सुने होंगे फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन, ठीक है, मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, ठीक है। फेलिंग विलियन और होता है हमारा फेलिंग विलियन, सुने होंगे, ठीक है। तो ये फेलिंग विलियन क्या होता है, यह जो होता है आपका एक मंद ऑक्सीकारक होता है, मतलब जिसकी पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये तीव्र ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, तीव्र ऑक्सीकारक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जिसको कोई भी जो है पदार्थ जो, ठीक है, वह ऑक्सीकृत हो जाता है उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन को। बट फेलिंग विलियन है, ये अत्यंत ही मंद ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो मंद ऑक्सीकारक फेलिंग विलियन को ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मंद ऑक्सीकारक फेलिंग विलियन से अपचयित तो हो जाते हैं, सॉरी ऑक्सीकृत तो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इसको ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम लोग अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सिंपल एग्जांपल है ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है डियर, माल्टोज है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है। तो ये सब क्या है, हमारे अपचायक प्रकृति के हैं, अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एक होता है अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग विलियन से ऑक्सीकृत नहीं होते, ठीक है, वे अनअपचायक कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है हमारा, है सुक्रोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके पश्चात फाइनली लास्ट एक और होता है, वो होता है शर्करा एवं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट्स। अब नाम से स्पष्ट है, शर्करा एवं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा एवं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है शर्करा एवं अशर्करा? शर्करा का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मीठा, स्वाद में क्या होना चाहिए, मीठा। तो ऐसे स्वाद में मीठा जो होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बोलते हैं शर्करा, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठा नहीं होता, स्वाद में मीठा नहीं होता, उनको बोलते हैं हम लोग अशर्करा कार्बोहाइड्रेट्स। तो शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में आता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, आपका लैक्टोज, सुक्रोज। तो ये सब क्या है, ये हमारा मीठा टाइप का शर्करा, मतलब शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स। स्वाद में तो ये होता है हमारा स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको, आपको अच्छे से। सोर्स देख लेते हैं, सोर्स क्या क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट हमारा गन्ना है, तो गन्ना से हमको प्राप्त हो जाता है सुक्रोज, क्या, सुक्रोज प्राप्त हो जाता है, और सुक्रोज के साथ साथ हमको प्राप्त हो जाता है क्या चीज, फ्रक्टोज नहीं यार, सुक्रोज के साथ साथ प्राप्त हो जाता है सेल्यूलोज, क्या, सेल्यूलोज। ये गन्ना से प्राप्त हो जाता है, याद रखिएगा, कुछ पूछ लिया जाता है। सेब और अंगूर से, तो सेब और अंगूर से हमको प्राप्त हो जाता है सुक्रोज एवं ग्लूकोज, सुक्रोज एवं ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। देखिए ग्लूकोज,
ठीक है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा होता है फल नहीं, पुष्प, फूल के पराग से हमको प्राप्त हो जाता है, फूल के पराग से प्राप्त हो जाता है, फूल के पराग से क्या चीज, फ्रक्टोज, जिसको हम शहद के नाम से जानते हैं, क्या चीज, शहद। और इसी प्रकार दूध से हमको प्राप्त हो जाता है लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बोलते हैं ना लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इतना सारा जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, दैट्स ओके ना। अब हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं पूरा मोनोसेकेराइड को, बड़ा चैप्टर है मोनोसेकेराइड, पूरा मतलब टॉपिक है जिसमें हम पूरा ग्लूकोज और पूरा फ्रक्टोज को कंप्लीट कर देंगे फाइनल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड तो डियर स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड की परिभाषा तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। मोनोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड होते हैं जो जल में पूर्णतः विघटित नहीं होते, ऐसे सेकेराइड होते हैं जो जल में पूर्णतः जल अपघटन कराने पर पूर्णतः विघटित नहीं होते, जिसमें कार्बन की संख्या होती है 6, ठीक है। अब इसमें भी जो है 2 प्रकार होते हैं, और वह टाइप जो होता है वह उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के कारण होता है। अगर उसमें एल्डिहाइडिक समूह है तब हम उसको बोलते हैं एल्डोज, और अगर यदि उसमें कीटोनिक समूह है, कीटोन है, तब उसको बोलते हैं कीटोज, ठीक है, एल्डोज और कीटोज। ये स्टूडेंट इधर देखिएगा, जैसे कि हम सबको पता है कि मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिनिमम 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो उसका मूल पद देखिए क्या चीज, मूल पद एल्डिहाइड और कीटोन। यदि उस कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड मोनोसेकेराइड में 3 क्या है, कार्बन है, तब हम उसको बोलते हैं ट्राइओज, क्या बोलेंगे, ट्राइओज। और अगर उसमें एल्डिहाइड है क्रियात्मक समूह, तब हम बोलेंगे एल्डो ट्राइओज। अगर उसमें कीटोन है तब हम बोलते हैं कीटो ट्राइओज, ठीक है। 4 है तो टेट्रा, टेट्रो, टेट्रोज, ये हो जाएगा एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, टेट्रोज। अब आप तो सबको आ गया होगा, इसको नाम बोलते हैं पेंटोज, इसको बोलते हैं हेक्सोज, ठीक है डियर। एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज समझ में आ गया सबको। तो इस प्रकार इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं क्या चीज, ये जो है मोनोसेकेराइड में सबसे फेमस जो है वो है हमारा ग्लूकोज, ओके। तो हमारा डियर स्टूडेंट, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ग्लूकोज को। मोनोसेकेराइड सबसे फेमस मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं डेक्सट्रोज, याद रखिएगा, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डी से लिया गया है, स्मॉल डी मतलब प्लस, मतलब डेक्स्ट्रो याद है, प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, जिसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, जो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है, तो वो हमको डेक्स्ट्रो बोलते हैं उसको। और डी से, स्मॉल डी से या प्लस से शो किया जाता है। तो ग्लूकोज वही है, ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, जिसके कारण हम इसको डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका प्राप्ति का जो सोर्स है, प्राप्त कहाँ से होता है, तो प्राप्त मीठे फलों से हो जाता है, शहद से हो जाता है, ठीक है, मीठे फलों एवं शहद से हो जाता है। और संयुक्त रूप में हमको प्राप्त हो जाता है कहाँ से, स्टार्च से हो जाता है, और आपका
स्टार्च ही मेन सोर्स है, ठीक है। तो गन्ना देखिएगा कहाँ से शर्करा के रूप में हम कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको, गन्ना से हमको शर्करा प्राप्त होता है, सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज को डियर स्टूडेंट, सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, सुक्रोज का C12H22O11, जब इसका जल अपघटन किया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तब हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का और एक जो है मोल हमको मिल जाता है फ्रक्टोज का। किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मात्रा जो है उस विलयन में एक समान होता है, ठीक है, बराबर मात्रा में होता है। तो इनको पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो होता है हमारा ग्लूकोज होता है वह एल्कोहल में अल्प विलय होता है, जबकि फ्रक्टोज जो है पूर्ण विलय हो जाता है। इस प्रकार इनको जो है पृथक कर लिया जाता है। दैट्स क्लियर। और डियर स्टूडेंट दूसरा सोर्स क्या है प्राप्त करने का, वो है स्टार्च। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्टार्च से। तो स्टार्च का जब जल अपघटन कराया जाता है C6H10O5, स्टार्च का जब जल अपघटन कराया जाता है NH2O, ओके, 2N, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है डियर स्टूडेंट, तो हमको n नंबर ऑफ क्या मिलता है, C6H5O6 मिलता है, मतलब ग्लूकोज प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं। पूरा सब कुछ क्लियर है, ओके। डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं ग्लूकोज की संरचना की। ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की संरचना। डियर स्टूडेंट ग्लूकोज की संरचना के बारे में हमको कैसे पता चलती है, ये देखिए। ग्लूकोज की संरचना में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, और इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं से यह पता चलता है कि इसमें 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह और एक जो है प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, और इसके साथ साथ इसमें एक एल्डिहाइडिक समूह भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसकी संरचना अभी मैं बना देता हूँ, बट आपको इतना आसानी से ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी हम बहुत सारा जो है रासायनिक अभिक्रियाएं कराएंगे, तब जाकर इसकी संरचना का निर्धारण होता है, ठीक है डियर। तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। प्रारंभिक संरचना है, प्रारंभिक संरचना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार पाई जाती है। ये देख लीजिए, ये ग्लूकोज है, प्रारंभिक संरचना, ग्लूकोज की प्रारंभिक संरचना समझ में आया है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं, जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसमें से 4 जो है हमारा द्वितीयक क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक कहलाएगा। ये कार्बन है, ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कहलाएगा। यह भी द्वितीयक है, यह भी द्वितीयक है, लेकिन ये प्राथमिक है। तो 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और एक जो है प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, और हमारा जो है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, देखिएगा कैसे आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको आराम से, इत्मीनान से, ठीक है डियर। तो अब हम लोग इसको दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की फर्स्ट लंबी श्रृंखला की जानकारी, कि इसमें ये जो श्रृंखला है वो लंबा पाया जाता है, ऐसे इस चीज़ की जानकारी कि इसमें ऐसा नहीं पाया जाता। 6 होने का अर्थ तो है ऐसा है कि हम 6 ऐसे भी बना सकते हैं, अभी भी 6 है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह भी जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल समूह भी जोड़ा जा सकता है, ये लीजिए जोड़ सकते हैं। लेकिन ये श्रृंखला जो है लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, ये हमको कैसे पता चलता है, तो लंबी श्रृंखला की जानकारी, तो इसकी जानकारी आपको पता चलती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया से। तो जब डियर स्टूडेंट ग्लूकोज की, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, ग्लूकोज की जब हम ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराने के पश्चात इसका अपचयन हो जाता है और हमको प्राप्त होता है क्या चीज, लंबी श्रृंखला वाला हेक्सेन। क्या प्राप्त होता है, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6
हेक्सेन प्राप्त होता है। और हेक्सेन में सभी कार्बन जो है नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है, एन हेक्सेन प्राप्त होता है। तो एन हेक्सेन का अर्थ है इसमें किसी भी प्रकार का ब्रांचेस और शाखा नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ग्लूकोज में भी क्या पाया जाता होगा, सभी कार्बन एक सीधी रेखा में अर्थात लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम ना, ठीक, वेरी गुड मेरा। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या देखते हैं अब पता करते हैं कि इसमें क्या कौन सा क्या कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो कार्बोनिल समूह के पता कैसे चलता है, दूसरा लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह की जानकारी। कार्बोनिल समूह की जानकारी, तो इसकी जानकारी के लिए आपको क्रिया कराना पड़ता है, इसकी जानकारी के लिए क्रिया कराना पड़ता है हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन या पोटेशियम साइनाइड से। तो डियर स्टूडेंट, जब हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं किस चीज़ की, इसी एल्डिहाइड ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं, ठीक है। ये सीधे से मैं ऐसा कर देता हूँ, CHOH4 और CH2OH, इसकी क्रिया मैं किससे कराता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्सिल एमीन से जब कराया जाता है तो हमको यह जो है क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है भैया, ऑक्सीजन देता है। H2O बाहर निकाल दीजिए, CHNOH, यह है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन देने के कारण ये ऑक्सीजन वही देता है जिसमें क्या होती है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये एक और है मेरा, क्या कि इसका ग्लूकोज की क्रिया आप किसके साथ करा दीजिए, ग्लूकोज की क्रिया जो है आप करा दीजिए पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो आपको क्या देता है, पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दीजिए, ठीक है। तो ये हमको कुछ इस प्रकार मिल जाता है, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब कराते हैं तो आपको साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जिससे ये पता चल जाता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है जिससे ये पता चलता है कि इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। एक तो बस रखिएगा, दोनों को रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको रख लीजिए ऑक्सीजन इसको, ओके, समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चल जाता है कि इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह है। अब हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ रखा है कि कार्बोनिल समूह जो होता है, ठीक है, उसमें दो समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इस चीज की जानकारी के लिए हम इसका क्रिया कराते हैं डियर, इसी चीज का क्रिया कराते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे ना। इस चीज की क्रिया कराते हैं, ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ। और ब्रोमीन जल क्या है, एक जो है मंद ऑक्सीकारक है, या फेहलिंग विलेन के साथ क्रिया करा देते हैं, वो भी क्या है, एक मंद ऑक्सीकारक है। तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होकर के हमको मिलता है ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, जो कि ये बताता है एल्डिहाइड ही कीटोन अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है, मंद ऑक्सीकारक के साथ अम्ल नहीं बनाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। इस कारण हमको पता चल जाता है तीसरा स्टेप क्या चीज, कि कार्बोनिल समूह कौन सा है, कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड की जानकारी, एल्डिहाइड की जानकारी रट्टा मार लीजिएगा अच्छे से, तो ये पता चलता है हमको ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर। दैट्स क्लियर ना सबको अच्छे से। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें 5 जो है हाइड्रोक्सी समूह है, इसकी जानकारी कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल 5 हाइड्रोक्सिल समूह की जानकारी, समूह की जानकारी। तो इसकी जानकारी आपको कैसे होती है, तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया C1 2 3 4 5 6 CH2OH दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, OH 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 H OH H H, ठीक है। तो जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं डियर स्टूडेंट, क्या किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। 5 ठो क्या प्राप्त होता है, एसीटेट प्राप्त होता है। तो 5 ठो एसीटेट प्राप्त होता है। तो जब हम किसी हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात एल्कोहल की क्रिया एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एसीटेट प्राप्त होता है। तो एक एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो एक एसीटेट प्राप्त होगा। तो 5, चूंकि 5 हाइड्रोक्सिल समूह है तो 5 ठो एसीटेट प्राप्त हो रहा है। तो 5 एसीटेट प्राप्त होना अर्थात 5 ठो
हाइड्रोक्सिल समूह है, इस बात की पुष्टि करती है। ठीक है, तो हम इसकी क्रिया किसके साथ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, C2O5 5 के साथ। तो ये हमको कैसे प्राप्त होता है, क्या चीज मिलता है, ये देखिए CHO, इसको बस छोड़ दीजिए एल्डिहाइड को, CH, ये OH जो दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, आपका OH डबल OC CH3 इस प्रकार। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा HCO, सॉरी इधर, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला विशेष। ठीक है, ठीक है, ओ यहाँ पे आप C चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, O इस प्रकार। ओके, इस प्रकार हमको 5 ठोस जो है क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज एसीटेट प्राप्त होता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि 5 जो है क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। अब देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह का जानकारी आपको कैसे होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट थोड़ा सा देखिएगा, मुझे लगा कुछ गलती हुई उसमें, क्या चीज ये देखते हैं, पुनः एक बार एक काम करते हैं, क्रिया कराते हैं किसी चीज की, CHO ग्लूकोज की क्रिया हम किससे कराते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर 3 OH 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 सॉरी H OH H H, यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया हम लोग गर्म कराते हैं जिंक डाइक्लोराइड की उपस्थिति में, और क्रिया कराते हैं इसका किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO2O से, और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले गर्म वाले तो हमें 5 ठो आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH5 ये बाहर हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, 5 ठो तो बनता है ऐसे ही CHO, हमें 5 जो है हाइड्रोक्सिल समूह के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मिलता है हमको ऐसा का CO CH3, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको अगर मैं नहीं लिखूंगा तो CHO लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ 1 2 3 4 ठो है सेम, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये 4 ठो, और लास्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा CH2OCOCH3। ठीक है, तो इस प्रकार हमको पुष्टि हो जाती है, क्या मिलता है, ग्लूकोज एसीटेट मिलता है, ग्लूकोज एसीटेट मिलता है 5 ठोस आपका, इससे पुष्टि हो जाता है 5 हाइड्रोक्सिल समूह की। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह की पुष्टि कैसे होती है। तो प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह की पुष्टि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की क्रिया, अगेन ग्लूकोज की क्रिया डियर स्टूडेंट, हम नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया कराने पर, इसकी मैं ये लेता हूँ, ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोनिक अम्ल हो, दोनों ही किस एक स्पेशल जो है अम्ल में बदल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज है। ठीक है, CHOH4 CH2OH। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है यह, और ग्लूकोनिक अम्ल, जैसे कि हमने बनाया था कि ऑक्सीकरण करने पर ब्रोमीन की उपस्थिति में ग्लूकोनिक अम्ल बना था। ठीक है, जिससे हमको क्या पता चला था, जिससे हमको एल्डिहाइडिक समूह का पता चला था, वह ग्लूकोनिक अम्ल COOH CHOH4 एंड CH2OH, दोनों के दोनों ही नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर डाइसैकरिक अम्ल में बदल जाता है, या डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलिए या डाइसैकरिक अम्ल बोलिए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें कितने हैं, जो है प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित है, प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित है।
और इस प्रकार डियर स्टूडेंट सभी अभिक्रियाओं को मिलाकर के फिशर ने फिर एक संरचना दिया, और वह संरचना कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त हो। ऐसा प्राप्त हो भैया, जैसे ग्लूकोज का बनाया तो ग्लूकोज की संरचना कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। ये देखिए 6 ठोक को बनाना है, मैं तरीका बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। सबसे फर्स्ट में एल्डिहाइड, लास्ट में द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल। और बाकी 4 जो दिख रहा है आपको, उसमें तीसरे नंबर पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बाकी में दिख रहे हैं हाइड्रोक्साइड इधर है ना, सब में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड इधर आता है। ये मेरा नहीं, ये फिशर का प्रोजेक्शन है भैया, फिशर का संरचना है। और इधर हाइड्रोजन, ये है ग्लूकोज का एक्चुअल। तो हम सबको पता है ये डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो है तो मैं प्लस लिख देता हूँ, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं इसलिए प्लस ग्लूकोज। तो अभी तक आपने इसका नाम जाना प्लस ग्लूकोज, और प्लस ग्लूकोज का संरचना कुछ ऐसा बनता है। और इसको किसने दिया था, फिशर ने दिया था। अभी तो ये पूरा मॉडिफाई होगा, देखना कहाँ कैसे होगा, ये कैसा बनेगा इसका। ठीक है, मजा आएगा। तो ये है फिशर का दिया हुआ संरचना। ओके डियर, देखते हैं आपका डी एल संकेतन, डी और एल संकेतन, एल संकेतन। ये डी एल संकेतन क्या है? डी एल संकेतन, ये डी एल का मतलब कहीं भी डेक्स्ट्रो और लियो नहीं है। जब भी डेक्स्ट्रो और लियो आता है डियर, तो वहाँ पे हम लोग स्मॉल डी और स्मॉल एल का उपयोग करते हैं, या प्लस या माइनस का उपयोग करते हैं, जिसका हमने पहले ही उपयोग कर लिया है। हमको पता है कि ये क्या है, प्लस ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो ही होता है, लियो नहीं होता है, डेक्स्ट्रो ही होता है। तो इस डी एल का संकेतन का मतलब क्या होता है? तो देखो, इसको समझने के लिए हम ग्लिसरैल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड लेते हैं। ये है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ OH और H, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसके कारण हमको क्या प्राप्त होता है, इसमें किरेलता प्राप्त होती है। किरेलता मतलब समझते हो ना, सबको मैं समझा चुका हूँ किरेलता क्या होता है। हाथ का पंजा, इसको जब मैं अपना जो हाथ के पंजे को जब मैं इसके सामने दर्पण के सामने रखता हूँ, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब को, वह प्रतिबिंब जो है अध्यारोपित नहीं होता, तब हम इसको बोलते हैं किरेल। क्या बोलते हैं? किरेल। तो ऐसे ही इसका अगर मैं दर्पण के सामने रखूंगा तो ये बनेगा, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए HOC। ठीक है, और ये मुझे मिलेगा CHO, CH2OH, और ये हो जाएगा H। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से अध्यारोपित होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इसको उठा के मैं ऐसा रखूंगा तो इस H के जगह में OH आ जाएगा और इस OH के जगह में H आएगा। हालांकि ये दोनों अध्यारोपित हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहे ना, इसलिए किरेलता कहलाती है। और इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, जिसके कारण वो क्या है, किरेल है। इस कार्बन के कारण किरेल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं इसको। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में OH समूह, जब OH समूह दायां पक्ष में रहता है तब हम इसको बोलते हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और जब यही OH बायां पक्ष में आ जाता है, तब हम इसको बोलते हैं L। OH जो है बायां पक्ष में आ जाता है तब हम इसको बोलते हैं L। ठीक है, तो इसका और इसका क्या संबंध है? तो इसी का कंपेयर हम इसके साथ करते हैं, ये कि ये D है या L है। तो समस्या यहाँ आती है कि यहाँ तो सर बहुत सारे कायरल कार्बन है, यहाँ भी कायरल कार्बन है, यहाँ भी कायरल कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है। तो हम किसके साथ तुलना करें? इसको अगर हम इसमें रखते हैं तो किसके साथ तुलना करेंगे? इस वाले के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो जब भी ऐसी समस्या आती है, तो जब एक से अधिक कायरल कार्बन हो, ठीक है, किसी संरचना में, तो हम सबसे नीचे वाले संरचना को के साथ तुलना करते हैं। तो इसको अब देखो, इसके इन दोनों की तुलना इसके साथ करो। सबसे नीचे में हमारा OH समूह जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में जब रहता है तब हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। तो इस प्रकार इसका नया नाम आ जाएगा D प्लस ग्लूकोज। अब इसका नया नाम क्या हो गया? D प्लस ग्लूकोज। D किस चीज को शो करता है? तो इसके जो है संकेतन, DL संकेतन के कारण इसका नाम आया है ग्लिसरैल्डिहाइड से। क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड है। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये इसके कारण आया है। प्लस किसके कारण है? तो ये डेक्स्ट्रो प्रकृति का इसलिए आया है। ग्लूकोज क्यों आया है? क्योंकि इसका नाम है मेरा भाई। ठीक है, अगर मान लो किसी में अमोनिया है, समूह में किसी में अमोनिया आ गया है, तब अमोनिया जब आता है तो किसी भी क्रियात्मक समूह की तुलना हम लोग क्या करते हैं? क्रियात्मक समूह के द्वारा करते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ अमोनिया होता, ठीक है, तो अमोनिया होता एमीन समूह होता, तो हम इसको डी एमीन समूह बोलते हैं। अगर यही NH2 इधर आ जाता और इधर H होता तो हम लोग बोलते इसको L। ठीक है, तो यहाँ चूंकि क्या है, हमारा H है और इधर OH है, तो ये हो जाता है D। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद और आता है
एक और होता है ग्लूकोज, अल्फा बीटा ग्लूकोज। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। तो अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा इसी चीज को। एक्चुअल में होता क्या है, इस ग्लूकोज में आंतरिक अभिक्रिया होती है। आंतरिक अभिक्रिया के दौरान ये पहले नंबर का कार्बन और ये 5वें नंबर के कार्बन के बीच अंतरक्रिया होती है। और अंतरक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो OH है यह यहाँ से निकल करके OH वह यहाँ से निकलता है। H जो है या तो इधर आ जाएगा, H जो है यहाँ का इधर आएगा, तो फलस्वरूप OH निकल करके इस साइड आ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो यहाँ एक ऑक्सीजन था, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है इस प्रकार से, ठीक। या तो ऐसे हो सकता है, याद रखिएगा, या तो ऐसे हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है देखिए, दूसरा इसी में कैसे हो सकता है देखेंगे। यही हो सकता है यार कि ये जो OH जो इधर आया था वो इधर आ जाए, ठीक है, OH इधर आ जाए और H हमारा इधर आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों से क्या इफेक्ट होता है मैं बता रहा हूँ आपको, और यही है हमारा अल्फा और बीटा, यही है अल्फा और बीटा। COH H 1 2 3 4 5 और H है। तो जब OH राइट साइड में आएगा, देखो दो अलग अलग है ना, दोनों के अंतरक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों बना है, ग्लूकोज के अंतरक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों बना है। तो इसमें राइट साइड में OH आ गया, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH आया है। तो राइट साइड में जब आएगा तब हम उसको बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा। और लेफ्ट साइड में आएगा तब हम उसको बोलेंगे बीटा, बीटा। और ये बीटा है और बीटा है, और चूंकि यहाँ D है इसलिए D, मतलब यहाँ OH राइट साइड में इसलिए D, चूंकि ये प्लस डेक्स्ट्रो है और ग्लूकोज। तो ये नाम देखिए अब क्या नाम पड़ गया इसका, बीटा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और दोनों भिन्न भिन्न है, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो अल्फा D ग्लूकोज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, गलनांक, वह होता है 419 केल्विन। कितना? 419 केल्विन। और ये जो है 303 केल्विन पर इसका क्रिस्टलन बिंदु है। क्या है? क्रिस्टलन बिंदु, मतलब इस बिंदु पर क्या हो जाता है, क्रिस्टलन हो जाता है, जैसे शक्कर के जैसे क्रिस्टल हो जाता है, ठीक है, 303 केल्विन पर। जबकि 419 केल्विन पर ये पिघल जाता है, ठीक है। जबकि इसी की जगह में ये जो है हमारा 423 केल्विन होता है इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका क्रिस्टलन बिंदु जो होता है वो होता है हमारा 373। क्या होता है? क्रिस्टलन बिंदु। तो ये दोनों का जो है डिफरेंट है, दोनों में इनका क्रिस्टलन बिंदु और मेल्टिंग पॉइंट पे। और इस प्रकार आप समझिएगा, जब प्रथम कार्बन पर स्थित OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह दाएं पक्ष में होता है तब उसे हम अल्फा D ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और जब बाएं पक्ष में होता है तब हम उसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया सबको अच्छे से, एकदम क्लियर है। अब देखते हैं इसकी संरचना, मेन संरचना क्या चीज है। पायरेनोज संरचना, पायरेनोज संरचना। अब ये क्या होता है पायरेनोज संरचना? अरे भाई बताओ, पायरेनोज संरचना जो होती है, सुन लीजिए, ये आता है पायरेनोज संरचना, ठीक है। ये पहले ये देखो, अल्फा का अगर मैं बनाना चाहूँ, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज की संरचना मैं बनाना चाहूँ, है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबको समझ में आ गया होगा। 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले कार्बन पे हमारा सबको पता है, ठीक है, इस प्रकार। और सेकंड वाले में अब चूंकि अल्फा है, तो अल्फा है इसलिए हमारा प्रथम और 5वें नंबर के कार्बन के मध्य ये होगा, ओके। अल्फा है इसलिए OH समूह हमारा इसमें इधर होगा, ये इधर होगा, ठीक है। तीसरे नंबर के कार्बन पर हम सबको पता है H इधर होता है, जबकि OH इधर होता है। और बाकी सब में तो फिर OH ये हो गया, D इस कारण आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज संरचना, ठीक है। अब पायरेनोज संरचना क्या होता है, तो इस अल्फा D प्लस ग्लूकोज को हम लोग एक 6
कार्बन वाले 6 कार्बन नहीं रहेगा, बट एक वलय के रूप में हम बना सकते हैं, चक्रीय वलय के रूप में बना सकते हैं, जिसे हावर्थ ने बनाया था। किसने? हावर्थ ने बनाया था। हावर्थ, याद रखिएगा नाम, हावर्थ ने बनाया था। और हावर्थ ने जब बनाया था तो उसको पायरेन नामक जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि चक्रीय होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ वलय के रूप में बेंजीन के जैसा बनाते हैं। तो वैसा पायरेन, ठीक है, तो हावर्थ ने पायरेन को देखकर इसका नाम रख दिया था, क्या चीज? पायरेनोज। पायरेनोज संरचना, ठीक है डियर। और इसको हम लोग जो है किसने दिया था? हावर्थ ने दिया था, याद रखिएगा, हावर्थ, ठीक है। तो इस संरचना को कैसे बनाया जाता है, ये देखिए, पायरेनोज इस प्रकार, एक ऑक्सीजन और 6 कार्बन, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। बनता कैसे, ये देखिए, इधर जो चीज भी है इधर इसको ऊपर लिखना है आपको, ऊपर में, और इसको नीचे में, और हमेशा ये वाला जो है वो हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। क्या रहता है? ऊपर रहता है, याद रखिएगा, ऊपर। यहाँ एक हाइड्रोजन रहता है, याद, मैं भूल गया था, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहता है? ऊपर में रहता है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ऊपर रहता है, और बाकी इधर जितने भी हैं उनको नीचे, इधर को ऊपर। तो बनाइएगा, कैसे बनाएंगे? C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। तो C1 पर देखिए क्या है, C1 पर हम लोग देख रहे हैं इधर ऊपर रहेगा, ये ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, डियर, ओके, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारे नीचे, और ये हो जाएगा, हमेशा ये रहता है ऊपर हमेशा, इसके लिए ये अपवाद है ना। और इस संरचना को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन सूत्र कहते हैं, प्रोजेक्शन सूत्र, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हावर्थ द्वारा दिया गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का प्रोजेक्शन सूत्र बनाइए या पायरेनोज संरचना बनाइए, ठीक है। तो आपको ऐसा बनाना है। अब इसका बीटा स्वरूप कैसे बनेगा वो आपकी जिम्मेवारी, आप बनाइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये बना दूँ तो दूसरा बनाओगे भाई, तो कहाँ सिर्फ चेंज आएगा सिर्फ यहाँ, ये वाला टेस्ट, क्योंकि सबको पता है जब हम बीटा रूप बनाएंगे तो बीटा में सिर्फ इतना डिफरेंट आता है कि OH इधर आ जाता है। तो पहले नंबर के कार्बन पे सिर्फ ये अंतर आएगा, डिफरेंट ये आएगा कि ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है। ये हो जाएगा O, ठीक है। तो ये वाला बस क्या हो जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम, H OH OH H H OH, और ये हो जाएगा CH2OH H, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही रहता है। तो ये हो गया हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है डियर स्टूडेंट, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं फ्रक्टोज, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं किसमें? फ्रक्टोज में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पूरा छाप लीजिएगा। फ्रक्टोज, तो डियर स्टूडेंट इसको मैं एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि पूरा हमने ग्लूकोज एकदम डीप से अध्ययन किया, पूरा हर एक चीज़ को, है ना। इसको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ, प्लीज़ वापस से उसी को देख लीजिएगा, ग्लूकोज को समझना है अच्छे से, तो एकदम शॉर्ट में कैसे। इसका जो है संरचना होता है C6H12O6, मतलब सूत्र, जो कि सेम ग्लूकोज के समान होता है, और ज़्यादा दिया भी नहीं है, मैं NCERT CBSE पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिया है इसके बारे में, ग्लूकोज को ही पूरा दिया है। ये इसका जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसके संरचना में यह ज्ञात होता है कि इसके कार्बन नंबर 2, 6 कार्बन इसमें भी है, कार्बन नंबर 2 पर यह भी श्रृंखला में पाया जाता है, श्रृंखला में ही पाया जाता है, इसके सभी कार्बन श्रृंखला में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराओगे तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको? हेक्सेन मिलेगा आपको, ठीक है, तो श्रृंखला में पाया जाता है भाई। दूसरे नंबर के कार्बन पर, जैसे कि वहाँ पहले नंबर के कार्बन पर ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता था, इसमें कीटोन पाया जाता है। डिफरेंट इतना है, मात्र इतना ही डिफरेंट है। वो डेक्स्ट्रो है, ये लिवो है। क्या है? लिवो, मतलब ये समतल द्वित प्रकाश एस जो है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को वाम ध्रुवण घूर्णक कर देता है, मतलब वाम दिशा में लेफ्ट साइड घुमा देता है, ठीक है। तो इसका जो फिशर प्रोजेक्शन, फिशर में इसका प्रोजेक्शन कैसे दिया, ये देखो आप, CH2OH C डबल बॉन्ड O C
1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर के कार्बन पर हमारा जो है OH इधर, हाइड्रोजन इधर, बाकी सब में सेम CH2OH। ठीक है डियर, इस प्रकार बन जाएगा। अब मेरे भाई देखो, इसका कंपेयर ग्लूकोज के साथ करेंगे, तो ग्लूकोज के साथ इसका कंपेयर करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट मात्र इतना है, क्या है डिफरेंट, यहाँ पे इस पे कीटोनिक जो है, बाकी सब सेम है, ये चारों एकदम सेम है, देख लीजिएगा एकदम सेम है। बस सिर्फ आपको यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे नजर आएगा। वहाँ यहाँ पे क्या हो जाता है, OH रहता है, इधर H रहता है, और यहाँ पे हमारा CHO रहता है कि नहीं। तो डिफरेंट केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, और ये है हमारा लिवो है, तो इसलिए हम लिखते हैं माइनस फ्रक्टोज। चूंकि यहाँ भी OH लास्ट में राइट साइड है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये भी क्लियर है सर। अब इसमें अल्फा और बीटा की बात कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसमें पहले नंबर का कार्बन, लेकिन इसमें पहले नंबर के कार्बन के साथ नहीं, दूसरे नंबर का कार्बन जो है चौथे नंबर के कार्बन के साथ क्या करता है, अंतर संयुग्मित हो जाता है। तो कैसे होता है ये देखो, और इसी से हमारा फिर अल्फा और बीटा आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 CH2OH। इसमें ये जो है वो यहाँ पे आ जाता है CH2OH, ओके, और इसका अंतर क्रिया हो जाता है इस नंबर के कार्बन के साथ, चौथे नंबर के कार्बन के साथ। तो यहाँ से जो OH है सर, ये तो यहाँ आ गया, और ये तो आपका बॉन्ड बीच में आ गया, ये बॉन्ड इसमें आ गया, O जो है यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के, ठीक है सर, यहाँ आ गया, ये जो है यहाँ पे आ गया, तो ये कहाँ चला गया, तो ये आ जाएगा राइट साइड में इधर। ठीक है भैया, और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, H HO OH H, यहाँ आ जाएगा H, बस खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा। आप सबको पता है जब OH समूह लेफ्ट साइड में रहता है तब हम इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। तो बीटा D माइनस क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज। और इसी प्रकार आप चाहो तो हम बना सकते हैं, इसी को क्या बना सकते हैं भैया, तो इसी को बना सकता हूँ मैं CH2OH COH, और ये हमारा बन जाएगा कुछ CHOH COH H CH2OH, और ये बन गया हमारा अल्फा। क्या है, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। समझ में आ गया दोनों को, दोनों अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं इसका प्रोजेक्शन सूत्र की, इसकी प्रोजेक्शन सूत्र की। तो इसका जो प्रोजेक्शन सूत्र है वह एक जो है वो पायरोनोस था, है ना, फ्यूरेन। तो इसकी संरचना किससे मिलती है, फ्यूरेन से मिलती है, क्योंकि जब इसका वलय बनाया जाता है तो उसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 5। ठीक है, इसकी संरचना किससे मेल खाती है, फ्यूरेन। तो फ्यूरेन कैसा बनता है, फ्यूरेन कुछ ऐसा बनता है, ये देखिएगा, फ्यूरेन है ये, ठीक है, ये फ्यूरेन है। तो इसके संरचना को हम लोग फ्यूरेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। जैसे उसको पायरेनोज बोलते थे, इसको फ्यूरेनोज बोलेंगे। ठीक है, ये भी हावर्थ से द्वारा दिया गया। तो ये फ्यूरेन के जैसा संरचना बनाता है। अब देखिए कैसे बनाएगा, जिसकी मैं किसको बना देता हूँ, बीटा D फ्रक्टोज को बना देता हूँ, बीटा D माइनस फ्रक्टोज को। तो आपको क्या करना है, C1 C2 C3 C4, ठीक है। और ये स्टूडेंट ये सबको पता है, ये नीचे की ओर रहता है और ये रहता है ऊपर की ओर, लेकिन इसमें जो लास्ट वाला हमारा ये रहता है, ये हमेशा ऑलवेज ऊपर की ओर रहता है, ये अपवाद है। तो इसको नीचे की ओर बना दीजिएगा। C1 में ये आ जाएगा CH2OH और ये चला जाएगा OH, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा H और ये हो गया OH और ये हमारा हो गया OH, सॉरी नीचे की ओर OH और H ऊपर। और ये स्टूडेंट हमारा यहाँ हमेशा ये CH2OH ऊपर रहता है और H क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो ये किसका है, बीटा D माइनस फ्रक्टोज का है, फ्रक्टोज का है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप अल्फा को बनाना चाहोगे तो अल्फा कैसे बनेगा, सिर्फ डिफरेंट जो आएगा वो एक छोटे से प्लेस पे आएगा। कहाँ पे प्लेस पे आएगा हमारे भाई, ये देखो यहीं CH2OH ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा और कुछ अंतर डिफरेंट नहीं आने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अल्फा और बीटा में केवल एक जगह तो अंतर आता है, पहले नंबर के कार्बन पर,
ठीक है, पहले नंबर के कार्बन पर ये डिफरेंट आता है, ये अल्फा बन गया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। समझ में आ गया अच्छे से एकदम। ओके मेरे भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग डाइसेकेराइड। पूरा कंप्लीट देखना, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्ट ऑल।